प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। हमारी एक नई वर्कशीट आ गई है आज 1 सितंबर 2020 को, वर्कशीट नंबर 25। ये वर्कशीट आई है हमारे ज्योग्राफी के चैप्टर से। चैप्टर का नाम विनिर्माण उद्योग, इंग्लिश में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। 1 मिनट के लिए चैप्टर के नाम को समझो। विनिर्माण, निर्माण का मतलब बनाना, वी लगा है उसके नाम के आगे, तो विनिर्माण का मतलब विशेष रूप से निर्माण करना, यानी किसी खास मकसद से कोई चीज़ बनाना जो हमारे किसी विशेष कार्य में प्रयोग हम कर सकें। उद्योग मतलब इंडस्ट्री, या मोटे तौर पे हम कहें तो फैक्ट्री। इंग्लिश में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ यानी कोई चीज़ बनाना। सपोज़ करो हमारे पास लकड़ी है, लकड़ी से कागज़ बनाना, उसे हम विनिर्माण कहेंगे। हमारे देश में गन्ना बहुत होता है, गन्ना मीठा होता है, उसका रस हम पीते हैं। बहुत सारी जगह इसका रस प्रयोग होता है, लेकिन हम डेली की लाइफ में तो गन्ने को प्रयोग नहीं कर सकते ना। तो डेली लाइफ में हम क्या यूज़ करेंगे? चीनी बनेगी गन्ने से। तो जब हम गन्ने से चीनी बना लेंगे तो उस प्रोसेस को हम विनिर्माण कहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे। धरती को जब हम खोदते हैं तो उसके अंदर से लोहा निकलता है। लोहा ऐसे पीसीज में नहीं निकलता, मिट्टी जैसा निकलता है, बिल्कुल रॉ मटेरियल, पाउडर जैसा, पत्थर के टुकड़ों जैसा। हम ऐसे लोहे को कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते, उससे कोई बर्तन बनाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी गाड़ी को बनाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते, औजार बनाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। उस कच्चे लोहे को पिघला के फिर प्योर लोहा बनाया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है पूरा, कच्चे लोहे से प्योर लोहा बनाना, आयरन के ओर से आयरन बनाना, शुगर केन से हम शुगर बना लेते हैं, गन्ने से चीनी बनाना, इसे विनिर्माण कहते हैं, यानी विशेष रूप से कोई निर्माण करना। ये तो हमारा चैप्टर ज्योग्राफी का चैप्टर है, और इस वीक की तीनों वर्कशीट इसी विनिर्माण उद्योग के ऊपर रहेंगी। तो सबसे पहले विनिर्माण उद्योग की परिभाषा हम लोग कर लें। ये वीडियो इंग्लिश वाले बच्चों और हिंदी वाले बच्चों, यानी जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी और हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए है। सबसे पहले मैं हिंदी की वर्कशीट को तुम्हें समझा देता हूँ, इसके बाद यहीं पर हम लोग इंग्लिश की वर्कशीट को भी डिस्कस करेंगे। हमारी पढ़ाई में जब हम लोग पढ़ाई करते हैं 9th में 10th में, तो सबसे पहले बात आती है कि हम शब्दों को कैसे समझें या शब्दों की हमारी परिभाषा क्या हो। तो सबसे पहले हम परिभाषा समझ लेते हैं, विनिर्माण की परिभाषा। तो विनिर्माण की परिभाषा, कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करके अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। अब भाई यहाँ पर बहुत ध्यान से समझने वाली बात यह है कि हम शब्दों को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। सबसे पहले तो एक शब्द है कच्चे पदार्थ। कच्चे पदार्थ का मतलब है, हमने खेत में कपास उगाई, रुई, वो कच्चा पदार्थ है। अब उसी रुई से हम लोग पहले धागा बना लेते हैं, धागे को हम रंग लेते हैं, रंगने के बाद उस धागे से हम कपड़ा बना लेते हैं। कपड़ा बनाने के बाद उसी कपड़े को हम काट के सिल लेते हैं और सिल के एक शर्ट बना लेते हैं। तो मार्केट में जाओ और शोरूम पे पता करो कि मुझे प्योर कॉटन की शर्ट चाहिए, अदरवाइज़ तो उसमें और मिक्सिंग होती है। तुम जब मांगोगे ना, मुझे प्योर कॉटन चाहिए बहुत अच्छे वाला, उसमें ज़रा सी भी मिक्सिंग ना हो, कोई भी मिलावट ना हो, तो वो तुम्हें कोई बहुत महंगी कंपनी की एक शर्ट दिखाएगा और कहेगा सर ये प्योर कॉटन शर्ट है और इसकी कीमत है 3200 रुपये, 3200 रुपीज़। अब तुम वो शर्ट लो या ना लो, उस शर्ट का एक बार वेट कर लो, वज़न कितना उस शर्ट का। वो शर्ट होगी 250 ग्राम की, 300 ग्राम की, 400 ग्राम की। 400 ग्राम की तो होगी नहीं, आधा किलो के करीब पहुंच जाता है वो। 250 ग्राम 300 ग्राम की शर्ट होगी, या हो सकता है उससे भी हल्की हो। अब वो शर्ट बनी है रुई से, और शर्ट तुमने ली 3200 रुपये की। लेकिन क्या 200 ग्राम 250 ग्राम रुई 3200 रुपये की आती है? 3200 रुपये की तो इतनी सारी रुई आ जाएगी कि कमरा भर जाए। तो उस रुई की कीमत इतनी क्यों बढ़ गई? रुई कच्चा पदार्थ हो गया हमारा, और उस रुई की कीमत इतनी बढ़ चुकी है। अब बढ़ने का मतलब वो कई
प्रोसेसिंग यूनिट से गुजरी है। पहले वो धागा बनाने वाली यूनिट से गुजरी, फिर वो रंगाई की यूनिट से गुजरी, फिर वो बुनाई की यूनिट से गुजरी, बुनाई होने के बाद कपड़ा बन गया, फिर वो सिलाई की यूनिट से गुजरी तो शर्ट बन के रेडी हो गई। तो ये जो सारे उद्योग हैं जिन्होंने रुई से धागा बनाया, धागे को रंगा, रंगने के बाद कपड़ा बुना, कपड़ा बुनने के बाद कपड़े को काट के शर्ट बनाई, इन सारे उद्योगों को विनिर्माण उद्योग कहेंगे। सबसे ध्यान देने वाली बात है इस परिभाषा में जो यहाँ पर हाईलाइटेड है, कौन कौन से शब्द हमारे कीमती हैं। एक एक शब्द बहुत कीमती है, अगर एक भी शब्द को हमने छोड़ दिया तो परिभाषा पूरी बिगड़ जाएगी। सबसे पहला हमारा शब्द आता है कच्चा पदार्थ, रुई। रुई को हम कच्चा पदार्थ कहेंगे। सभी चीज़ों के ऐसे ही एग्जाम्पल है, मैं रुई को एग्जाम्पल लेके इसलिए तो मैं बता रहा हूँ क्योंकि इजीली समझ आ जाएगा। देन कच्चे पदार्थ का प्रयोग करके हमने मूल्यवान उत्पाद बनाया। अब ये मूल्यवान उत्पाद हो गई हमारी शर्ट। मूल्यवान उत्पाद यानी जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, 3200 रुपये है। कच्चा पदार्थ उसकी कीमत इतनी नहीं थी, शर्ट की कीमत इतनी हो गई, वो मूल्यवान बन गई है, बहुत ज़्यादा कीमती हो गई। अब यहाँ पर हमने इसको परिवर्तित किया है, यानी हमने बदला है। बदला कहाँ पर है? उस फैक्ट्री में हमने बदला है, कच्चे माल को हमने मूल्यवान उत्पाद में चेंज कर दिया है। यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा समझदारी वाली बात हमें ध्यान रखनी है कि जो बदलना है ये कितनी मात्रा में बदला है। पहले के ज़माने में क्या होता था, घर में ही रुई को लेके और उसको काट लेते थे, धागा बना लेते थे, और उन धागों को घर में ही प्रयोग करके कई बार तो कपड़ा वपड़ा भी बना लेते थे। तो वो जो कपड़ा बनता था वो खुद के प्रयोग के लिए बनता था, सेल्फ यूज़ के लिए, घर के किसी मेंबर के यूज़ के लिए। 1 2 3 4 5 किलो रुई का बना लिया, 10 किलो रुई का बना लिया, इससे ज़्यादा नहीं बनता था। लेकिन हम जब बात करें विनिर्माण उद्योग की, तो जहाँ पे विनिर्माण उद्योग होगा वहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो अबंडेंस में होगा, बहुत अधिक वस्तुओं का प्रयोग होगा। तो तीसरा शब्द हमारा यहाँ पर आता है अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन। अगर एक माँ घर में कपड़ा लाके और उस कपड़े को काट के अपनी बिटिया का सूट बना रही है तो वो विनिर्माण उद्योग नहीं है, क्योंकि घर के यूज़ के लिए बन रहा है। उद्योग नहीं है, विनिर्माण है लेकिन उद्योग नहीं है वो। लेकिन जब कपड़ा काट के एक फैक्ट्री में एक दिन में हज़ारों सूट बन रहे हैं, 5000 10,000, तो वो विनिर्माण उद्योग है। तो हमें यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए कि कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में बदला जा रहा है और प्रोडक्शन कितना हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तुम सब लोगों ने मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा ऐसा होगा जिसने डिस्कवरी पे या नेशनल ज्योग्राफिक पे फूड फैक्ट्री या फिर ऐसे हाउ डू दे डू इट वाले एपिसोड्स नहीं देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो देखना, उसमें पूरा वो विनिर्माण उद्योग ही दिखाते हैं कि कैसे वहाँ पर प्रोडक्शन चल रहा है। अब हमारे पास बात आती है, कुछ एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो एग्जांपल पहला हमारा है कागज़ बनाना लकड़ी से, देन चीनी बनाना गन्ने से, और आयरन और लोह अयस्क से लोहा बनाना। विनिर्माण उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था में 3 तरह के प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले तो हमने 9th में पढ़ा हुआ है, ध्यान करो सब बच्चे। 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राथमिक उद्योग, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक में ज़मीन से जुड़े हुए काम होते हैं जो प्रकृति से जुड़े हैं, जैसे खेती करना, जंगलों से शहद इकट्ठा करना, समुद्र से मछलियाँ पकड़ना, ज़मीन से कोयला निकालना, लोहा निकालना, प्राथमिक क्षेत्रक में आते हैं। फिर द्वितीयक क्षेत्रक, जिसमें हमारे सारे उद्योग आते हैं। आज ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं द्वितीयक क्षेत्रक का चैप्टर है। इससे पहले तुमने कृषि चैप्टर जो पढ़ा था वो प्राथमिक क्षेत्रक से जुड़ा हुआ था। एग्रीकल्चर जो चैप्टर हमने पढ़ा था वो हमारा प्राइमरी सेक्टर का चैप्टर था, प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड था, और ये जो चैप्टर है ये सेकेंडरी सेक्टर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमें बहुत ध्यान रखने वाली बात यह है कि विनिर्माण उद्योग द्वितीयक क्षेत्रक में आता है, या मोटे तौर पे हम जिसे कहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर या फैक्ट्री सेक्टर में आता है। और द्वितीयक क्षेत्रक में जो लोग काम कर रहे होते हैं
उनकी आय को हम द्वितीय क्षेत्र की आय में ही गिनती करते हैं उसकी। देखो, द्वितीय क्षेत्र के कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत और उन्नत वस्तुओं में बदलने में लगते हैं। विनिर्माण उद्योग इसी से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा इसमें पॉइंट आता है कि विनिर्माण उद्योग किसी देश की आर्थिक उन्नति की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। अब भाई देखो, एक एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूँ। आज की तारीख में हम लोग सब चाइना को क्यों जानते हैं? चाइना एक ऐसा देश है जहाँ पर 100 में से 88 लोग गरीब होते थे। यानी 100 लोग उस देश के देखो तुम, उसमें से 12 लोग ही गरीबी रेखा से ऊपर होते थे और 88 लोग गरीबी रेखा से नीचे। और तुम सब बच्चों ने 9th में चैप्टर पढ़ा था, मैंने खूब अच्छे से बताया था। हम लोग उसमें गरीबी रेखा को निर्धारित कर रहे थे ना, लाइन ऑफ पॉवर्टी लाइन को हम डिटरमाइन करते थे। जो अपनी खुद की को मेंटेन ना कर पाए, अपना एक दिन का खाना ना कमा पाए, कैलोरी वाली बात, 700 कैलोरी और 800 कैलोरी। हाँ, तो चाइना एक ऐसा देश था जहाँ पे लोगों को खाना नहीं मिलता था। 88 लोग आउट ऑफ 100 वो बिलो पॉवर्टी लाइन थे, गरीबी रेखा से नीचे थे। अब चाइना ने अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू किया और चाइना ने 30 इयर्स में इतनी प्रोग्रेस कर ली कि वहाँ पर केवल 2 लोग गरीब मिलते हैं 100 में से। यानी उनके 88 लोग पहले गरीब होते थे 100 में से, और अब 2 लोग गरीब हैं, बाकी सब लोग अमीर हो गए हैं वहाँ पे। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया होगा? अपने लोगों को काम पे लगाया होगा, उनकी इनकम बढ़ाई होगी ना। अब इनकम कहाँ से बढ़ेगी भाई? 3 ही हमारे इलाके हैं जहाँ पे लोग काम कर सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में करेंगे, द्वितीयक में करेंगे, या सेवा क्षेत्र में करेंगे। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, 3 ही क्षेत्र होते हैं जहाँ पे लोग काम करके पैसा कमाते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में लोग खेती बाड़ी ज़मीन से जुड़ा हुआ काम करते हैं। द्वितीय क्षेत्र की विनिर्माण उद्योग आ गया, और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र होता है जिसमें बैंकिंग, टीचिंग, ट्रांसपोर्ट वगैरह रहता है। तो खेती तो बढ़ा नहीं सकते, चाइना के एरिया जितना उतना ही है भाई, बड़ा तो है नहीं। तो खेती में तो बल्कि नए नए औजार और टेक्निक आ जाती है, तो कम लोगों की ज़रूरत पड़ती है। चाइना ने अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को विनिर्माण उद्योग में लगाया। आज हम सब लोग चाइना को क्यों जानते हैं? चाइना में फैक्ट्रीज़ हैं, दुनिया भर का सामान बनता है, मोबाइल फ़ोन से लेके खिलौने और पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। दुनिया की सारी कंपनियां चाइना में माल बना रही हैं। तो चाइना ने तरक्की की इसी विनिर्माण उद्योग के दम पर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के दम पर। तो इसलिए हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को किसी भी देश की विकास की रीढ़ की हड्डी कहते हैं, बैकबोन कहते हैं, बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्यों बैकबोन क्या होती है? हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, सब लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा। बैकबोन जैसे वो वर्टेब्रेस होती हैं, उसमें कैरम की गीटियाँ एक के ऊपर एक रख देते हैं हम, हमारी गर्दन से लेके और नीचे तक पीछे एक बैकबोन होती है ना, उसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं। अगर वो रीढ़ की हड्डी ना हो तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना हम लोग बैठ पाएंगे, ना उठ पाएंगे, ना चल पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो रीढ़ की हड्डी हम लोगों को इरेक्ट रखती है, हम लोगों को स्ट्रेंथ देती है, हमारा पोस्चर मेंटेन करती है। रीढ़ की हड्डी सब कुछ होती है। हम इस विनिर्माण उद्योग को, मैन्युफैक्चरिंग उद्योग को किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। और रीढ़ की हड्डी किस चीज़ के लिए? आर्थिक विकास के लिए। यानी विनिर्माण उद्योग किसी भी देश के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी होता है। अगर हम किसी देश की फैक्ट्रियों को बंद कर दें, उन पे ताला लगा दें, तो उस देश की तरक्की रुक जाएगी। जैसे अब तुम सब लोगों ने देखा लॉकडाउन पीरियड में खेती तो हो रही थी ना, फसल खेत में बोई हुई थी, तो खेती अपने आप हो रही थी, किसानों को खेत में जाने से नहीं रोका गया। क्या रुका हुआ था? फैक्ट्रियां बंद थी। फैक्ट्रियां बंद थी, उससे क्या हुआ? सब लोग थोड़े थोड़े गरीब हो गए, पैसा सबके पास कम हो गया। ज़्यादातर लोगों को रोज़गार कहाँ मिलता है? फैक्ट्रीज में रोज़गार मिलता है। तो विनिर्माण उद्योग किसी देश में जितना ज़्यादा होगा, उतनी ज़्यादा उस देश की तरक्की होगी। जितनी ज़्यादा फैक्ट्रीज लगेंगी, उतने ज़्यादा उस देश के लोगों को रोज़गार मिलेगा, उतनी ज़्यादा उनको सैलरी ज़्यादा मिलेगी। गवर्नमेंट भी विनिर्माण उद्योग को बढ़ाने की कोशिश कर रही है ना। एक काम प्रोजेक्ट चलाया था गवर्नमेंट ने, मेक इन इंडिया, यानी आओ भारत में बनाओ।
और अब भी सरकार कोशिश कर रही है कि चाइना से सारे देश नाराज़ हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट कह रही है सारे देशों की कंपनीज़ को कि आ जाओ, हमारे यहाँ तो बहुत सारी लेबर भी है, हम तुम्हें लैंड भी दे देंगे, सस्ती बिजली पानी भी दे देंगे, आओ हमारे यहाँ फैक्ट्रीज़ लगाओ। क्यों बुला रही है गवर्नमेंट? क्योंकि लोग आएंगे, बाहर की कंपनीज आएंगी, यहाँ फैक्ट्रीज लगाएंगी, उससे हमारे देश के लोगों को रोज़गार मिलेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी, और लोगों की इनकम बढ़ेगी तो देश की इनकम बढ़ेगी, देश में खुशहाली आएगी। देश की इनकम कैसे निकालते हैं? पूरे देश के लोगों की इनकम को प्लस करके तो देश की इनकम निकालते हैं। ठीक, तो आई थिंक ये थर्ड पॉइंट भी तुम इसका समझ गए होंगे। अब यहाँ पर 3 पॉइंट वर्कशीट में दिए हुए हैं कि विनिर्माण उद्योग को किसी देश की आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। पहला पॉइंट दिया हुआ है बेटा कि ये कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। सेकंड, विनिर्माण उद्योग से किसी देश की गरीबी और बेरोजगारी ख़त्म होती है, यानी जहाँ पर विनिर्माण उद्योग फैक्ट्रीज ज़्यादा होंगी तो लोगों को काम मिलेगा तो बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, लोग खाली निठल्ले बैठेंगे ही नहीं। अब जब उन्हें रोज़गार मिलेगा तो उनकी गरीबी भी ख़त्म हो जाएगी। तो विनिर्माण उद्योग किसी देश की गरीबी ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है, वहाँ की बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है। विनिर्माण उद्योग से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। हाँ भाई, अब ये देखो विदेशी मुद्रा क्या है। विनिर्माण उद्योग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का मतलब होता है कि देश में सामान बन रहा है और वो सामान बाहर के देशों को बेचा जा रहा है और फिर बाहर के देशों से पैसा आ रहा है। जो बाहर के देशों से पैसा आता है उसको विदेशी मुद्रा कहते हैं। अब तुम लोग लाते हो ना चाइना की लड़ियाँ खरीद के, चाइना की पिचकारी, बम पटाखे, फ़ोन, तो हम चाइना का माल खरीद रहे हैं तो चाइना को हमसे विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है, यानी हम चाइना को पैसा दे रहे हैं, तो चाइना को विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है। जो चीज़ें हमारे देश में मिलती हैं, बनती हैं, हम वो दूसरे देशों को भेजते हैं तो हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। तो विनिर्माण उद्योग से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। फोर्थ पॉइंट हमारा है कि वही देश विकसित कहलाते हैं जहाँ अधिक विनिर्माण उद्योग हैं और जहाँ ज़्यादा विकास होने की संभावना है। जिन देशों में फैक्ट्रीज होती हैं, भैया देखो इसका फ़ायदा, एक फ़ायदा और है, जिस देश में फैक्ट्रीज लगती हैं अपना वहाँ पे सामान बनने लगता है, सबसे पहली बात तो उस देश का अपने देश में ही काम चल जाता है, यानी उनको बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों जाएंगे बाहर से मंगाने? अगर हमारे देश में खिलौने बन रहे हैं तो हम चाइना से क्यों मंगाएंगे? हम आत्मनिर्भर हो जाते हैं। सुना ना आजकल आत्मनिर्भर शब्द बहुत चला है, आत्मनिर्भर भारत, अपने ही देश में बनाओ। क्योंकि अभी हुआ क्या था, लॉकडाउन हो गया, बाहर से आना जाना बंद हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिलने ही नहीं लगी। हमारे देश में N95 मास्क नहीं बनते थे, जब हमें ज़रूरत पड़ी तो क्या हुआ, चाइना से तो इम्पोर्ट हो नहीं रहा। तो देश के विकास के लिए विनिर्माण उद्योग बहुत ज़रूरी है। विनिर्माण उद्योग हम जितने ज़्यादा लगाएंगे, बाकी सारे फ़ायदों के साथ दो बहुत बड़े फ़ायदे ये हैं कि हमारा देश अपने आप में आत्मनिर्भर हो जाएगा, अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, हमारे देश की ज़रूरतें, जनता की ज़रूरतें पूरी होने लगेंगी, और जो हमारे पास एक्सेस प्रोडक्शन होगा उसको हम एक्सपोर्ट करके फॉरेन करेंसी अर्न कर लेंगे। एक बात यहाँ पर दी हुई है, देखो इस बात को दोबारा पढ़ो। भारत एक ऐसा देश है जहाँ विनिर्माण उद्योग की बहुत संभावनाएं हैं और भारत का विकास विनिर्माण उद्योग से ही संभव है। भारत के लोगों में टैलेंट बहुत है, हमारे पास ज़मीन बहुत है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं, हम केवल उसको लगा नहीं रहे हैं। अब सरकार कोशिश कर रही है अलग अलग लेवल पे। तो भारत एक ऐसा देश है जिसका विकास विनिर्माण उद्योग से संभव है, और आगे हमारे देश में जितने गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं, वो विनिर्माण उद्योग में ही काम करके गरीबी रेखा से ऊपर आएंगे। अब तुम्हारे यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4। पहला प्रश्न है, विनिर्माण उद्योग जहाँ कुछ मामलों में कृषि पर निर्भर है वहीं कृषि के विकास में भी सहायक है। देखो पहले प्रश्न का मतलब बनता है कि विनिर्माण उद्योग कृषि पे डिपेंडेंट है। विनिर्माण उद्योग यानी सेकेंडरी सेक्टर और कृषि यानी प्राइमरी सेक्टर, ये बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। कैसे डिपेंडेंट है? विनिर्माण उद्योग
में फैक्ट्री में सामान बनता है ना, कच्चा माल तो चाहिए। अभी हमने यहाँ पढ़ा था, देखो सबसे पहले कच्चा पदार्थ। अब ये कच्चा पदार्थ कहाँ से आएगा भाई? बहुत सारा कच्चा पदार्थ कृषि क्षेत्र से आता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी रुई की, कॉटन की। कॉटन कहाँ से आएगी? कृषि क्षेत्र से। बेसन बनाने का कारखाना है, कच्चा माल कहाँ से आएगा? चना, कृषि क्षेत्र से आएगा। ऐसे ही बहुत सारा कच्चा माल हमारा सारा कृषि क्षेत्र से आता है। खेतों में फसलें पैदा होती हैं और उन फसलों से सपोज़ करो कि जूट के थैले बनाने हैं, फैक्ट्री में बनेंगे जूट के थैले। अब वो जूट कहाँ से आएगा? एग्रीकल्चर से ही आएगा, कृषि से ही आएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कृषि पे डिपेंडेंट है और कृषि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को कृषि से कच्चा माल मिलता है और कृषि को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से क्या मिलता है? कृषि को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से नए नए टूल्स मिलते हैं। जो कृषि में किसान औजारों का प्रयोग करते हैं वो कहाँ बनते हैं? फैक्ट्रियों में। कृषि में जिन फर्टिलाइजर्स का, उर्वरक का प्रयोग होता है वो कहाँ बनते हैं? फैक्ट्रीज में। कृषि में जिन मशीनों का यूज़ होता है, पंप हैं, ट्रैक्टर हैं, और भी जितनी मशीनें चलती हैं बिजली से, पेट्रोल से, डीजल से, जो कृषि में प्रयोग होती हैं, वो सारी की सारी फैक्ट्रीज में बनती हैं। तो पहले प्रश्न में उत्तर तुमने यही लिखना है कि विनिर्माण उद्योग को कृषि से कच्चा माल प्राप्त होता है और कृषि को विनिर्माण उद्योग से मशीनें प्राप्त होती हैं, औजार प्राप्त होते हैं, और कृषि का विकास विनिर्माण उद्योग करता है। सेकंड प्रश्न हमारा हो गया, विनिर्माण उद्योग को आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी क्यों समझा जाता है? बहुत एलोबरेट करके मैंने बता दिया है। वीडियो को दोबारा तुम देखोगे, सुनोगे, समझोगे तो तुम्हें 2 कारण पूछे गए हैं, तुम्हें बहुत सारे कारण मिल जाएंगे, ढूंढ के सुन के लिखना। थर्ड प्रश्न है, आप अपने जीवन में प्रयोग करने वाली किन्हीं 5 वस्तुओं के नाम बताइए जो निर्माण उद्योग द्वारा निर्मित है। यानी हम अपनी लाइफ में कौन सी ऐसी 5 वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं जो विनिर्माण उद्योग में बनती हैं। आई थिंक ये 50 लिखा होता तो तुम लोग 500 बता सकते थे। सारी चीज़ें जो हम प्रयोग करते हैं लगभग सभी विनिर्माण उद्योग में बनी होती हैं। हम जो कपड़े पहनते हैं वो सारे विनिर्माण उद्योग में बने होते हैं, हमारे सारे बर्तन विनिर्माण उद्योग में बने होते हैं। बाकी अपने आप सोच के लिखना, ज़्यादा मैं तुम लोग को लीड नहीं करूँगा। फोर्थ क्वेश्चन है, आपके शहर या आसपास कौन से विनिर्माण उद्योग हैं? हाँ भाई, अब देखो जिस बच्चे की ऑब्जर्वेशन पावर बहुत बढ़िया होगी ना, वो इसका आंसर कर देगा। तुमने अपने आसपास फैक्ट्रीज देखी होंगी, कोई किस किस चीज़ की फैक्ट्री देखी है? क्या क्या बनता है तुम्हारे आसपास? आसपास यानी घर के आसपास, कुछ बच्चों के घर के आसपास भी कुछ फैक्ट्रीज होंगी। अब कोई बल्ब बनाने की, आजकल एलईडी बल्ब बनाने की फैक्ट्रियाँ जगह जगह गलियों में भी कई बार होती हैं, या कोई शर्ट या पैंट बनाने की फैक्ट्रियाँ मिल जाती हैं। 2 तो नाम मैंने तुम्हें बता दिए। इसके अलावा तुम्हारे आसपास कोई भी फैक्ट्रीज़ हो जो तुमने देखी हो तो 5-6 फैक्ट्रीज़ के नाम तुम लिख सकते हो। नाम में उनका वो बोर्ड का नाम नहीं लिखना है, किस चीज़ की फैक्ट्री है वो लिखना है। शर्ट बनाने का कारखाना या फिर बर्तन बनाने का कारखाना। तो ये तुमने चारों प्रश्न कर लेने हैं। और वर्कशीट को बेटा तुमने बहुत सुंदर हैंडराइटिंग